नमस्कार। बिग ब्रेकिंग लेकर आपके बीच हम मौजूद हैं दोस्तों, और डीबी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में आप हमेशा बड़ी बड़ी खबरें सुनते हैं, देखते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला आया है और उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी इस फैसले के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर याचिकाएं दायर हो रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल खुद याचिकाओं के साथ पहुंच रहे हैं कोर्ट में। आपने देखा, कल हमने आपको पल पल की रिपोर्ट कोर्ट से पहुंचाई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी वो बहुत ही शानदार दलीलें थी, और जिसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को अभी तक फैसला देने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिकाओं पर याचिकाएं दायर हो रही हैं और याचिकाएं जो हैं वो खारिज हो रही हैं। और एक याचिका पहले दायर हुई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद दूसरी याचिका फिर दायर की गई और उस याचिका पर आज सुनवाई हुई और उसके साथ साथ उसे भी खारिज कर दिया गया। क्या कुछ है, कैसे बड़ी जीत मानी जा रही है ये अरविंद केजरीवाल की, ये इस कार्यक्रम के जरिए, इस ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथी दो साथी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी, लगातार आप आम आदमी पार्टी, ये शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय सिंह की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और उसके अलावा कई सारे जो अप्रूवर बन गए उन सब की गिरफ्तारियों, अप्रूवर बनने की कहानियां, ये सब कुछ आप बहुत बारीकी से ट्रैक करते आ रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, और खासकर आज जो कुछ घटनाक्रम है इस पर क्या कुछ है। हमारे तमाम साथी जो अभी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और स्वागत इस्तकबाल जो जुड़ेंगे उसका भी, और जो हमारे साथ दोनों हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, आप सबका भी, आप दोनों का भी। अमलेंदु जी, क्या कुछ है इस खबर में जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं दोस्तों? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है राजीव जी की एक याचिका दायर की गई थी। एक विष्णु गुप्ता है और कोई राष्ट्रीय हिंदू सेना है, उसके अध्यक्ष बताए जाते हैं। तो ये सेनाएं बहुत बन गई हैं इस देश के अंदर। तो उन्होंने ये दायर की एक याचिका कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो वो जेल से संचालन नहीं कर सकते, इसको जो है इसलिए उनको हटाया जाए। मतलब अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए, उनकी याचिका ये थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियाँ राजीव जी आज की, और उनमें जो हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ, उनमें 2 टिप्पणियाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसको खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन होना पड़ता है, और ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। मतलब एक तरीके से ये सब कुछ निर्णय अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या बने रहना नहीं चाहते हैं। ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कानून जो है या कोई भी अदालत मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकती। ये अदालती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है और कोई भी अदालत इस पर फैसला नहीं कर सकती। ये साफ साफ एक तरीके से आज हाईकोर्ट ने कहा। दूसरा, हाईकोर्ट ने यह कहा कि इससे पहले मतलब भी ये आपको रोकना चाहूंगा, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी बात आप कर रहे हैं। हाईकोर्ट साफ साफ कह रहा है प्रशांत जी कि ये अरविंद केजरीवाल को फैसला लेना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे, रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ये उनका फैसला है, उनको लेना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू, क्या कुछ कहेंगे इस पे? राजीव जी, अभी जरा अमरेंद्र जी बता चुके हैं डिटेल काफ़ी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी जी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रीट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सुप्रीम कोर्ट को इशारे में कह चुके हैं कि कोई एजेंडा चल जाता है उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो ये एजेंडा नहीं चल रहा तो और क्या है? आप आरएसएस से जुड़े लोगों को पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल को चाह रहे हैं कि दबाव बन जाए उनके ऊपर इस्तीफे का। ये दूसरी पीआईएल है जो गई और रिजेक्ट हुई जी। अभी 3 दिन पहले एक और पीआईएल गई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया, और उसमें बड़ा जज ने जो कहा वो ये कहा था कि भाई आप ये जो फैसला, ये पॉलिटिकल फैसला है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तय करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर से तय क्यों नहीं करवा रहे अमित शाह? उनको रिपोर्ट करता है वो। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार न चलाएं तो पॉलिटिकल फैसला लेना। इस बात को राजीव जी मैं कई बार कह चुका हूं कि मोदी जी पॉलिटिकल तरीके से नहीं करते, पीछे के रास्ते से करते हैं। तो पीछे के रास्ते से ये कि वो अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई कानून नहीं है
जो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए रोक पाए। दूसरी बात, मोदी जी एक बात और जानते हैं कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के थ्रू उसको बर्खास्त करते हैं तो तुरंत ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ठहर नहीं पाएगा 5 मिनट भी। इसलिए वो दबाव की राजनीति है कि किसी तरीके से हाई कोर्ट से कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए, हाई कोर्ट से कोई हल्का फुल्का फैसला भी आ जाए और अरविंद केजरीवाल को वो दबाव दे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दें, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं जी। और संजय सिंह की जमानत के बाद तो वो मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, संजय सिंह की जमानत के बाद से मुश्किलें मोदी सरकार की बढ़ गई हैं दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें कोर्ट भी मोदी सरकार की बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी के लोग जो हैं वो जा रहे हैं कोर्ट में और याचिकाएं पर याचिकाएं लेके जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाओ, उनको इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने आज फिर से एक बड़ा फैसला दे दिया अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री पद पर वो बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं, ये डिसीजन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेना है, न कि कोर्ट को लेना है। यही बात है ना अमलेंदु जी, ये साफ साफ यही कोर्ट ने कहा है। साफ साफ कोर्ट ने कहा कि ये एक व्यवहारिक पहलू है, कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन यह उनकी यानी केजरीवाल की निजी राय है। यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते तो यह उन पर निर्भर करता है। हम कानून की अदालत हैं, क्या आपके पास कोई उदाहरण है कि अदालत द्वारा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगाया हो? पीठ ने जो थी ये टिप्पणी की और पीठ ने उनके वकील से कहा, जो याचिकाकर्ता थे, कि आपका इलाज जो है, मतलब जिस बीमारी के इलाज के लिए आप यहाँ अदालत आए हैं, ये यहाँ नहीं है, आपको संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। और फिर पीठ ने राजीव जी जो अगली बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसमें बहुत चीज छिपी हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने बुने जाल में फंसती दिख रही है। पीठ ने कहा कि यह एक व्यावहारिक मुद्दा है, कोई कानूनी मुद्दा नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे। हम घोषित कर देंगे कि सरकार का काम नहीं कर रही, मतलब प्रश्नवाचक क्यों, क्या हमें घोषित कर दें कि सरकार काम नहीं कर रही है? राज्यपाल पूरी तरह से सक्षम है, उन्हें हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, कॉल लेने का विवेकाधिकार है उनको। तो आइए यह आशा ना करें कि वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। आप मतलब ये आशा ना करें कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें जोखिम नहीं उठा सकते। फिर पीठ के वकील ने कहा कि अगर केजरीवाल संवैधानिक विश्वासघात के दोषी हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये उन्होंने कहा, उनके वकील ने, याचिकाकर्ता जो थे। तो इस पर फिर उसने अदालत ने कहा कि जो एलजी हैं और प्रधानमंत्री हैं वो सक्षम है इस पर निर्णय लेने के लिए। ये संवैधानिक पहलू अलग है, ये कानूनी पहलू नहीं है, आपको उनके पास जाना चाहिए। और फिर यही इसी आधार पे उन्होंने अपनी याचिका वापस ली कि ठीक है हम एलजी क्या जाएंगे। अब राजीव जी इसके अंदर जो मसला है, जो कहा अदालत ने कि ये संवैधानिक पहलू है, इसमें एलजी और प्रधानमंत्री सक्षम है। अब अगर प्रधानमंत्री और एलजी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना रहे तो बर्खास्त कीजिए आप सरकार को। बिल्कुल चुनाव बीच में मजा आ जाएगा। बिल्कुल। जो साथी बाद में जुड़े हैं, प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर कोर्ट से और लगातार कोर्ट की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त जब आप जानते हैं कि चुनाव का समय है और सियासी गहमा गहमी के बीच कोर्ट में भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली का जो लोअर कोर्ट है जहां ईडी हमेशा ले जाकर जिनको भी गिरफ्तार करती है उनको पेश करती है, तो लोअर कोर्ट, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, आप जानते हैं वो, ये तीनों कोर्ट में बहुत ज्यादा गहमा गहमी। और गहमा गहमी के बीच आज जो गहमा गहमी थी वो दिल्ली के हाई कोर्ट में थी। कल भी दिल्ली हाई कोर्ट में गहमा गहमी थी, लेकिन आज जो गहमा गहमी थी उसमें 2 जजों की पीठ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन, आप जानते हैं मुख्य न्यायाधीश मनमोहन दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, ये दोनों की खंडपीठ ने आज हिंदू सेना नामक संगठन, आप जानते हैं एक संगठन है हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। और न सिर्फ खारिज करके फेंक देना, ये नहीं, यहां पर जो बातें, जो टिप्पणियां की गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। याचिका क्या थी? याचिका में था कि तत्काल प्रभाव से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। यह डिमांड पहले भी आई थी, लेकिन यह डिमांड दोबारा आई, और यह डिमांड किसकी तरफ से आ रही है?
कोई हिंदू सेना, कोई और दल, कुछ और संगठन, लेकिन ये सब बीजेपी के करीबी हैं, जैसे हमारे प्रशांत टंडन जी हमारे साथी कह रहे थे। तो ये पूरा का पूरा मामला कहां है, आखिर क्यों यहां पर ये याचिकाएं खारिज हो रही हैं? और आज जब याचिका खारिज की गई, एक बहुत बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल की, बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की यहां होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि जो बातें इन दोनों जजों की, मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की जो बेंच है, इस बेंच ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कही हैं बातें जो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे, उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन यह उनका यानी केजरीवाल का निजी फैसला है। ये देना नहीं देना, छोड़ना पद नहीं छोड़ना पद, ये अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। हम ये कैसे घोषित कर सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे हैं, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश, कि हम ये कैसे घोषित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही है? एलजी इस पर निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। एलजी हमारे मार्गदर्शन की एलजी को हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। उन्हें जो भी करना होगा वो कानून के अनुसार करेंगे। लेकिन क्या यहां एलजी सीएम को हटा देंगे? सवाल आता है, इस सवाल पे आएंगे प्रशांत टंडन जी के पास। लेकिन उससे पहले यहां और जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न सिर्फ इस केस से रिलेटेड जो जिसपे उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है ईडी के जरिए, वहां पे भी अरविंद केजरीवाल का पक्ष बहुत मजबूती से ऊपर दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा कि कैसे अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकालत कर रहे थे इसी दिल्ली के हाई कोर्ट में, और इसी केस को, उनकी गिरफ्तारी को ही क्वैश करने के लिए पहुंचे हुए थे, और ये इलीगल गिरफ्तारी है ये बताने के लिए। उस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन ये जो बड़ा फैसला जो आपके सामने हम लेके आए हैं कार्यक्रम इस ब्रेकिंग में, वो ये है कि उनको, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो याचिका है, उस याचिका को तत्काल खारिज कर दिया गया है। लेकिन इसके दूसरे पहलू में आना चाहते हैं कि अगर एलजी ऐसा कुछ कार्रवाई ऐसी करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एलजी हटा सकते हैं? और हटाते हैं तो उसका सियासी पहलू उसके क्या होंगे? जरा ये जल्दी से समझना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी। देखिए, बहुत कोशिशें हो रही हैं इधर उधर से, पीआईएल के रास्ते से, और ये इनका जो समर्थक मीडिया है वो तिहाड़ जेल के जो अधिकारी हैं उनके ज़रिए, कि जेल मैनुअल में ये चीज़ें नहीं हैं कि वहाँ कोई मीटिंग हो सके या अरविंद केजरीवाल कोई दस्तखत कर सके। अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है राजीव जी। दूसरी बात ये कि कौन सा कानून या संविधान की कौन सी धारा में ये लिखा है कि जेल से मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर सकता? ना उसकी शपथ में ये शामिल है। जो सजाए ज़ाब्ता नहीं है, वो अभी एक्यूज्ड है, केवल कन्विक्टेड व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन वो एक्यूज्ड है। और ये हेमंत सोरेन भी इसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो हिम्मत नहीं दिखाई। उनको शायद कानूनी सलाह नहीं मिली होगी या उतना वक्त नहीं मिला उनको, और वो दबाव में आ गए। तो लेकिन अरविंद के ऐसा कोई कानून नहीं कि अरविंद केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री पद पे न रहने दे। अब ये कि नरेंद्र मोदी साहब पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो पेड़ के पीछे छिप के करते हैं। कभी वो पेड़ ईडी का होता है, कभी वो पीआईएल का होता है, कभी वो किसी जेल मैनुअल का होता है, कोई और मीडिया का होता है जी, कोई वकीलों की चिट्ठियों का होता है। वो सीधी राजनीति नहीं करते हैं। और वो दिल्ली जो है राजीव जी, वो कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वजह से अब देखिए, संजय सिंह कल रात छूट गए जमानत पे, आते उन्होंने ताबड़तोड़ भाषण दिया। अब आम आदमी पार्टी के जो थोड़ा बहुत अगर जो उनका मनोबल टूटा भी था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का, वो बढ़ा हुआ है जी। और वो आज गांधी जी की समाधि पे भी होया है। वो लगातार बोल रहे हैं, वो लगातार विजिबल हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के पास एक लीडरशिप ऑलरेडी है, एक जेल के अंदर और जेल के बाहर।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजय सिंह की आप बात कर रहे थे। संजय सिंह ने बाहर निकल के जो बातें कही थी वो आपने देखा, लेकिन उसके अलावा संजय सिंह ने जो भाषण दिया है वो बहुत ही दमदार भाषण है और उस भाषण के कुछ अंश को आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा फैसला और अरविंद केजरीवाल की लगातार यहां जीत क्यों होती जा रही है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। कोर्ट से एक बड़ा फैसला, उस फैसले की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह जब बाहर निकले कल और आज, जैसे अभी कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की गए संजय सिंह समाधि पे, गांधी जी की समाधि पे, और वहां भी उन्होंने जो बातें कही, उससे पहले भी कल रात को जो बातें कही हैं, उन्होंने सीधा हमला उन्होंने किया है संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी पर, और कैसे आम आदमी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को यहां डिफेम करने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें यहां संजय सिंह क्यों कह रहे थे ये हम सुनेंगे थोड़ी देर में। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि कोर्ट से जो फैसले हो रहे हैं, कोर्ट से लगातार, अमलेंदु उपाध्याय जी, हम देख रहे हैं कि लगातार झटके पे झटका कोर्ट से बीजेपी को लग रहा है। और एक झटका अभी कुछ दिनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का लगा था, और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का झटका लगा है उसके बाद से डाउनफॉल देखिए आप। बीजेपी लगातार कोर्ट में डाउन 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 है, क्योंकि 15 फरवरी को कोर्ट से फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उसके बाद फिर 11 मार्च को फैसला देता है कोर्ट कि नहीं जी, आप कल 12 तारीख को शाम 5 बजे तक पूरे डेटा आप दीजिए ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और ये डेटा देना पड़ता है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी परसों आपने देखा कि संजय सिंह को जमानत मिल जाती है और ईडी यहां जमानत का विरोध नहीं कर पाता। इसके बाद आप देखिए संजय सिंह कल निकलते हैं और गरजते हैं। संजय सिंह क्या कुछ गरज रहे हैं, जरा सुन लेते हैं पहले। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, आदमी का खून को। तो संजय सिंह बाद में अपने साथियों का जोश उत्साह बढ़ाते हुए, गाना गाते हुए, और ये सब कुछ आपने देखा। कुछ टिटबिट्स आप तक और पहुंचाएंगे, लेकिन अमलेंदु जी और कुछ आप बता रहे थे। जब कोर्ट में जो दलीलें दी गई, इन दलीलों में, और जज महोदय ने दोनों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और उसके अलावा मनमीत प्रीतम अरोड़ा, ये दोनों न्यायमूर्ति, इन दोनों की जो खंडपीठ है, इन दोनों ने जो फैसले सुनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फैसलों को आगे चलने आने वाले समय में नजीर की तरह पेश किया जाएगा। इसलिए भी यहां जरूरी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल यहां लगातार फ्रंट फुट पे हैं, कैसे इंडिया गठबंधन यहां फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहा है। और ये तमाम बातें जब हम कर रहे हैं तो रामलीला मैदान खुद ब खुद याद आ जाता है। लेकिन कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए राजीव, कोर्ट में यही हुआ कि एक तो ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं हुई, थोड़ी देर में मामला निपट गया, क्योंकि वो समझ में आ गया याचिकाकर्ता को कि अदालत का रुख क्या है। एक तो अदालत ने कहा कि भाई हम पहले ही इस तरीके की याचिका को खारिज कर चुके हैं, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार हम कोई विचार रखेंगे और दोबारा आप आएंगे हमारे पास तो हम कोई दूसरा विचार कर लेंगे। ये अदालत है, कानूनी प्रक्रिया है, और आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम एक बार कुछ कहें दूसरी बार हम कुछ कह दें। यानी कि अगर आगे भी कोई, मतलब ये संदेश है राजीव जी इस बात में अदालत की, कि अगर आगे भी आप इस तरह की कोई याचिकाएं लेकर के आते हैं तो उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट किया जाएगा। अदालतें संविधान से चलती हैं, कानून से चलती हैं, आपके राजनीतिक विचारों से, आपकी मंशाओं से नहीं चलती हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम कानूनी अदालत हैं, हम कानून के तहत चलते हैं, जो कानून के तहत होगा हम उस पर विचार करेंगे, कानून के अनुसार ही हम फैसला देंगे। ये एक तरीके से अदालत ने स्पष्ट कर दिया। यानी आप अपनी राजनीतिक चीज़ों को लेकर के अगर आप अदालत में पहुंचेंगे तो आप यहाँ से कोई भी राजनीतिक ट्रीटमेंट की आशा नहीं रखिए। ये एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से राजीव जी कहा है। यानी कि अदालतों को जिस तरीके से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी तरफ भी हाईकोर्ट का ये इशारा आप समझ सकते हैं कि अदालतों को आप अपना राजनीतिक हथियार मत बनाइए, आपको राजनीति करनी है, आप जाकर के राजनीति कीजिए। यानी अदालत ने जो कहा कि भाई इसके लिए एलजी और प्रधानमंत्री सक्षम है, जो संवैधानिक दायित्व है उनके करने के लिए, और उनको हमारे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री और जो एलजी हैं वो अपना दायित्व निभाएं। अगर उनको लगता है कि कोई संवैधानिक काम जो है नहीं हो रहा है
तो अब उनको अपना काम करना चाहिए, अब हमारे ऊपर डालने की बात। इसका मतलब सीधे सीधे राजीव जी ये है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं और आप अपना काम करने की बजाय आप हमसे चाहते हैं कि हम आपका काम कर दें। हम आपका काम नहीं करेंगे। अदालतें कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती हैं, सरकारें बर्खास्त नहीं करती हैं। ये जो है वो संवैधानिक काम जो है वो कार्यपालिका का, यानी प्रधानमंत्री और गवर्नर जो है या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका काम है। उनको अपना काम करना चाहिए। अगर उनको कोई लगता है तो वो कानून के तहत काम करेंगे। ये बड़ा संदेश राजीव जी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अदालतों में चीज़ें ले जाकर के वहाँ से तय कराना चाहती है, वहाँ से चीज़ें तय नहीं होंगी। ये एक तरीके से स्पष्ट संदेश मिल गया है राजीव। बिल्कुल स्पष्ट संदेश आज दे दिया गया, एक साफ संदेश दे दिया गया, क्लियर मैसेज दे दिया गया है आप कहें तो हाई कोर्ट की तरफ से कि आप जो काम है ये विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप न्यायपालिका का नहीं होने वाला, हम नहीं करने वाले हैं हस्तक्षेप। आप जो याचिकाएं लेकर आ रहे हैं इन याचिकाओं को आप मत लेके आइए। लेकिन दूसरी तरफ न्यायपालिका लगातार नजरें टिकाए हुए है और इस पूरे केस पे, पूरे मसले पे न्यायपालिका के जो रवैया है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला रवैया बीजेपी और सत्तारूढ़ दल के लिए है, सत्तारूढ़ दल यानी कि मोदी सरकार के लिए है। और हमारे साथ यहां स्टूडियो में दो साथी मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी को अभी आप सुन रहे थे। लेकिन जल्दी से पहले चलते हैं, संजय सिंह आज पहुंचे सुबह सुबह गांधी जी की समाधि पे। वहां से निकलकर उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सुन लेते हैं। उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें से बहुत सारी बातें जो हैं, इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं, छन छन के आ रही हैं। कोर्ट का सवाल है और कोर्ट में अरविंद केजरीवाल हैं। सुनते हैं पहले लेकिन संजय सिंह को। पिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर नमन करने, प्रार्थना करने, आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ आया था अपने साथियों के साथ, थोड़ा नीचे रखिए भाई, हमारे माननीय विधायकों के साथ। हमने बापू को हमेशा इसलिए याद किया कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि इस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता के साथ जीने की आजादी नहीं थी, और इसलिए बापू ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज आजादी के 77 साल के बाद ऐसी ही परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है। हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सुबह पहुंचे संजय सिंह। आप जानते हैं कल शाम को तिहाड़ जेल से संजय सिंह की जमानत पर रिहाई हुई और उसके बाद संजय सिंह लगातार अपनी बातों से और उसमें भी बड़ी दमदारी के साथ अपनी बातें रखते हुए नजर आए। कल देर रात संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया और वहां भी जोश भरते हुए संजय सिंह नजर आए। जब शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, देर रात कहें, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जो पैगाम दिया वो पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। वो चैलेंज नरेंद्र मोदी की सरकार को है और यहां से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो कितनी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को कैसे राहत पे राहत मिलती जा रही है कोर्ट से, वो भी हम करेंगे। लेकिन एक बार एक बाइट और सुनाना चाहता हूं संजय सिंह की, जो कल शाम को उन्होंने देर रात अपने संवाददाताओं, अपने जो उनके समर्थक हैं उनको जो संबोधित कर रहे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स
जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाह रहा हूं, संजय सिंह कल कह रहे थे, और कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके वकील यही हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को हमने देखा है लड़ते हुए, अभी भी लड़ रहे हैं। और कल जो जिरह चल रही थी, कल जो बहस प्रशांत जी कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बिल्कुल ही एक तरह से कहें तो बैकफुट पे ला दिया था सरकारी पक्ष को, ईडी के पक्ष को। वहाँ एएसजी राजू जो हैं वो अपनी दलीलों में पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। उस पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन एक फैसला जो कोर्ट से आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फैसला है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन कोर्ट का सीधा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप को अदालत नहीं दे सकती है। यह साफ साफ कहना है 2 जजों की पीठ, और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन संजय सिंह की जमानत, उनका बाहर निकलना और कोर्ट से लगातार बैकफुट वाले पैगाम जो हैं वो सत्ता पक्ष को देना, ये क्या कुछ कहलाता है, क्या कैसे देखा जाए? देखिए, मैं पिछले 3-4 दिन से जो कोर्ट की चीज़ें देख रहा हूँ, और मुझे जो दिशा दिखाई दे रही, किस तरफ जा रहा है मामला, तो अगर पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से कोई केसेस अगर किए जाते हैं राजीव जी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सबूत, साक्ष्य और तमाम जो दस्तावेज़ हैं वो पूरे नहीं हैं। यानी अभी बहुत जल्दबाजी में ये शायद इन्होंने ये फाइल कर दिए केसेस जी। इसलिए जब संजय सिंह के मामले पे ये कहा कोर्ट ने कि अगर आप बेल का विरोध करेंगे तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप सबूत लेकर आओ, प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है। यही बात कल जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने की बात आई, तो आप देखिए कि जो एएसजी राजू थे वो कितना लड़खड़ा रहे थे कि उनके पास कोई एक सॉलिड आर्गूमेंट नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है। वो ये कह रहे थे कि कोई हत्या कर दे, कोई मुख्यमंत्री रहते हुए कोई आतंकवादी कार्रवाई कर दे, कोई सेना की गाड़ी उड़ा दे। इस तरीके की दलीलें वो दे रहे थे जो कि काल्पनिक, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल बातें, कोर्ट में खड़े होकर लीगल बातें नहीं कर पाए वो कोई भी ऐसी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया आपने, आपके पास एविडेंस क्या थे। जो सेक्शन 19 की बात थी जिसके तहत गिरफ्तारी की गई, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है राजीव जी कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर अदालत इस बात सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी क्राइम नहीं बनता है तो उनको बेल दी जा सकती है। मुझे लग रहा है कि ये सेक्शन 45 की तरफ ये मामला धीमे धीमे जा रहा है। ये के कविता का मामला जो बीआरएस की है, वो उनका मामला भी इसी में तरफ जा रहा है। और जिस दिन राजीव जी सेक्शन 45 इस्तेमाल करते हुए एक भी अभियुक्त को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो के कविता हो, किसी भी अभियुक्त को उसमें जमानत मिल जाएगी तो ये पूरा शराब घोटाले का मामला ही ताश के घर की तरह जो है वो गिर जाएगा। इस बात से वो अवेयर हैं, इसलिए पीआईएल इधर से उधर से, जेल मैनुअल और ये सब बातें हो रही हैं। मतलब मैं कहूँगा कि एएसजी राजू के जो आर्गूमेंट थे कोर्ट में वो बहुत कमज़ोर थे जी। और अगर उन आर्गूमेंट के आधार पर कोर्ट ये फैसला करती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज़ है और ईडी को अधिकार था, तो वो बहुत मजबूत आधार अरविंद केजरीवाल के लिए बनेगा ऊपर की अदालत में रिलीफ मिलने का, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर आधार पर उनका जजमेंट होगा जो भी होगा।
राजीव। बिल्कुल, बहुत ही कमजोर आधार पर जजमेंट होगा। और बात कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कल जो दलीलें पेश की गई, आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी उनकी जायज नहीं है, गिरफ्तारी ही इलीगल है। और ये एक याचिका दायर की गई है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उसी पर जो सुनवाई हुई वो पल पल की रिपोर्ट हम आप तक कल हमने पहुंचाई। और आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जो दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हैं, आप सबके लिए ये पैगाम देना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में फिर लगाई गई और उस याचिका में यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। लेकिन यहां हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए जो बातें कही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आने वाले समय में ऐसी बातें, ऐसी जो दलीलें और ऐसे फैसले जो हैं वो नजीर की तरह पेश होती हैं जब दूसरे केसेस आते हैं। तो इसलिए यहां इन सब की चर्चा जरूरी है और आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर उस फैसले में हुआ क्या है। एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। कोर्ट ने जब फैसला अपना सुनाया, याचिका खारिज करते हुए, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अपनी बात रखते हुए, कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं मनमोहन, जस्टिस मनमोहन, और उनके अलावा मनमीत प्रीतम अरोड़ा हैं जस्टिस, इन दोनों जजों की खंडपीठ ने जो बातें कही है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो बातें जरा पहुंचाइए हमारे तमाम साथियों तक, बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि यहां से आगे कोई ऐसी गलती ना करे कि किसी को मुख्यमंत्री पद पे आसीन है तो उसको हटाने के लिए याचिका लगा दे, कल को कोई और बात के लिए याचिका लगा दे। याचिकाओं का दौर इतना ज्यादा चलता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम लोग देखते हैं, जिसमें जो सामान्य लोग हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उनकी याचिकाओं पर तो सुनवाई करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस याचिका पर जो फैसले सुनाए गए हैं, जो नोटिंग आई है, वो क्या कुछ कहती है? देखिए राजीव जी, एक तो हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने समर्थकों से या अपने स्लीपर सेल्स के जरिए बहुत सी PIL दाखिल करवाती है और तमाम ऐसे मसलों पे आदेश भी पारित करा लेती है जो कि संविधान के जाकर के खिलाफ होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो धर्मस्थल विधेयक उसको लेकर के बहुत से जो निचली अदालतों से केस जो थे वो आदेश पास हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर के फिर जाकर के रोक लगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच नहीं सकता है और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के जरिए आम आदमी के खिलाफ जो है वो इस तरीके के आदेश पारित करा लेती है। आज जो हाई कोर्ट ने कहा राजीव जी, वो महत्वपूर्ण बात हाई कोर्ट ने ये कही कि आप हमारे पास आए हैं, हमने इस तरीके की एक याचिका पहले ही हमने खारिज कर दी है। यानी इससे पहले जो सुरजीत सिंह यादव की याचिका थी जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल के अंदर हैं, वो वहाँ से संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। आज भी ठीक इसी तरीके की याचिका थी, तो उस पर अदालत ने कहा कि अदालतों में कुछ निश्चितता होनी चाहिए। हमने एक मिसाल कायम की और इसका पालन करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम एक नज़रिया अपनाएं और दूसरे दिन अलग राय अपनाएं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने ये याचिका खारिज कर दी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता और आप 3 दिन के बाद दूसरी याचिका लेकर के आ जाएं और कहें कि साहब फिर से इस पर सुनवाई कर लिया, फिर हम उस पर सुनवाई करें और फिर हम कह दें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यानी अगर आगे भी आप इस तरह की कोई याचिका लेकर के आएंगे तो उन याचिकाओं को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और पहली नज़र में ही खारिज कर दिया जाएगा। एक तरीके से आज दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया, जिसमें कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के हैं मनमीत सिंह, वो मौजूद थे, उनकी वही उसको प्रेसाइड कर रहे थे। तो उन्होंने उस बेंच ने साफ साफ कह दिया कि आगे इस तरीके की मतलब कोई आएगी तो उसको फिर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी ये एक साफ लाइन बन गई, ये एक तरीके से कहा जा सकता है राजीव जी कि एक नज़ीर बन गई है कि इस तरीके की कोई भी याचिका आएगी तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट अब एंटरटेन नहीं करेगा। एक तो ये समझा जा सकता है, यानी अब भारतीय जनता पार्टी अपने फिर किसी और सेना के जरिए अगर कोई फिर याचिका दायर करवाती है तो उस याचिका को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो पहली नज़र में ही खाली हो जाएगी। और हो सकता है राजीव जी कि अगर बाद में कोई याचिका इस तरीके की और जाती है तो उस पर फिर याचिकाकर्ता पे कोई पेनल्टी भी लगाई जाए। मुझे लगता है राजीव जी अगर आज ये याचिका वापस नहीं ली जाती, जो बाद में ली गई कोर्ट की टिप्पणियों के सख्त मतलब इसके बाद, तो हो सकता है कि इन याचिकाकर्ता के ऊपर भी दिल्ली हाई कोर्ट जो है कोई जुर्माना लगाता है कि आप बार-बार इस तरीके की याचिकाएं लेकर के आ जाते हैं। दूसरा जो एक साफ संदेश जो दिया वो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए ये संवैधानिक जो दायित्वों का काम है, ये कार्यपालिका का काम है। LG जो है मतलब
उपराज्यपाल वो इसके लिए सक्षम है, प्रधानमंत्री इसके लिए सक्षम है। निर्णय उनको लेना है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक संवैधानिक पहलू है, ये कानूनी पहलू नहीं है। कानूनी पहलू में ये चीज़ नहीं आती है कि वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का अपना निर्णय है कि वो किस तरीके से इस पर काम करते हैं नहीं करते हैं, ये उनका निर्णय है, उनको निर्णय लेना है। और अगर कोई संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं हो रहा है तो ये काम जो संवैधानिक अधिकारी हैं उनका है, यानी एलजी और प्रधानमंत्री, उनका ये काम है कि वो इसको देखा कि नहीं हो रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, या एलजी को लगता है, जैसे एलजी भाषण देते रहते हैं कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, तो आप भाषण मत दीजिए, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। इसका मतलब साफ साफ ये है। तो एलजी को अगर लगता है कि जेल से वो कार्रवाई नहीं करने देंगे तो एलजी जाकर करे कार्रवाई, बर्खास्त करें सरकार को, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाएं। प्रधानमंत्री को लगता है तो प्रधानमंत्री एलजी से कहें कि भाई आप इसको ठीक है कीजिए, राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दें कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। तो ये काम अब उनकी कोर्ट में पहुंच गया है, मतलब एलजी को प्रधानमंत्री की कोर्ट में अब ये मामला है कि आपको अगर लगता है कि कोई संवैधानिक काम नहीं हो रहा तो आप कीजिए। अब एलजी और अगर इसको मुख्यमंत्री को हटाते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब ये काम नहीं हो पा रहा है, तो अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मसला होगा। और अगर इस तरीके की कार्रवाई होती राजीव जी, तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर फिर एक जबरदस्त तरीके से तूफान मच जाएगा। रामलीला मैदान की जो इंडिया गठबंधन की रैली है, देश देख चुका है कि किस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ। राहुल गांधी ने वहाँ से जो संदेश दिया वो संदेश भी एकदम साफ है, और सबने एक सुर में ये कहा कि हम सब एकजुट हैं और किसी भी मसले पर हम सब एकजुट रहेंगे। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हो कि कानूनी पक्षों में फंसा के या इस तरह की कार्रवाइयाँ करके वो किसी को डरा लेगी, धमका लेगी, तो अब कोई डरने और धमकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो डर का कारोबार है उसको राजीव जी खुली चुनौती इंडिया गठबंधन की तरफ से दी जा चुकी है, और अदालतें भी अब भारतीय जनता पार्टी के इस डर के कारोबार में कोई हथियार बनने वाली नहीं है। ये आज के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से समझा जा सकता है। बिल्कुल, दिल्ली के हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है दोस्तों, इसलिए क्योंकि बार बार डराने धमकाने का काम और एक एक याचिका लेकर पहुंच जाना ये होता रहा है। और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया है ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप याचिकाओं पे याचिकाओं लेके जाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन यहां इसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद से कैसे घटनाक्रम को तेजी से हम बदलते देख रहे हैं। उसी तेजी से बदलते घटनाक्रम में प्रशांत टंडन जी हमने देखा कि रामलीला मैदान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैली हो जाती है, और उस रैली के बाद उत्साहवर्धन बहुत ज्यादा हो जाता है, हम लोग ये भी देखे। और खासकर इंडिया गठबंधन में जो ये जो गठबंधन है वो बंधन बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। और यहां से एक तरफ राहुल गांधी को आप देखिए, जो उन्होंने अपने भाषण में जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, मैच फिक्सिंग, वो मैच फिक्सिंग अब कितना आगे वो शब्द बढ़ चुका है उस पर कई बार व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट में जो बातें हो रही हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर विदेशी फलक पे लगातार चर्चा हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे देशों, यूरोप के देश हों, ये सब भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको प्रशांत टंडन जी कि यहां से कोर्ट का जो सख्त रवैया है उससे ये चुनाव दूसरे दिशा में या प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है? और खासकर अरविंद केजरीवाल के मामले में आज जो फैसला आया है वो फैसला कितना प्रभावी यहां दिखाई देता है? राजीव जी, एक बार फिर जो है बीजेपी वहाँ से कोर्ट से जो अगर अपने मंतव्य को, अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाई तो सेटबैक तो बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए एलजी के सामने बड़ा साफ विकल्प है। मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री दोनों जेल में हैं। तो एलजी साहब कह सकते हैं कि साहब हम किसके ज़रिए सरकार चलाएं, तो एक्शन लें उस पर। उनको मालूम है कि उनका कोई भी एक्शन, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई भी एक्शन वो लेंगे वो उसकी चुनौती होगी कोर्ट में, और कोर्ट में क्या दलील होगी, कैसे होगा। और कोर्ट ये भी कह सकता है कि संवैधानिक जिम्मेदारी अगर आप समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को निभानी है तो उनको जेल से बाहर रखिए।
कोर्ट उनको जी। उनको बेल दे देगा, कहेगा उनको जेल से बाहर रखिए, आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने दीजिए। तो ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए इसकी राजनीति क्या है। मुझे लग रहा है कि जो राजनीति इन्होंने सोच के चले थे वो उल्टा हो गया, और 7 सीटों का मामला है दिल्ली में, उस पे इंडिया गठबंधन के 2 सदस्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया। उस 7 सीट के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ओवर रिएक्ट कर गए, और उस ओवर रिएक्शन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह वगैरह और बाकी लोग उनके पहले से, मनीष सिसोदिया अंदर थे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनको लगा कि शायद दिल्ली का जो गठबंधन है तोड़ देंगे। उसका बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। दिल्ली में जितना लंबा ये खींचेगा मामला जी, उतना बीजेपी को नुकसान रोज हो रहा है, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट से बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट से चलती है। हेडलाइन मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, रोज अरविंद केजरीवाल हेडलाइन में। दिल्ली की का सिनेरियो जो है वो मीडिया पे छाया हुआ है जी। तो जब जितना दिल्ली में दिल्ली की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पे रहेंगी, उतना बीजेपी का स्पेस कम होगा। आप देखिए कि आज नरेंद्र मोदी शायद बिहार गए हुए, जी, आज जमुई में थे, बिहार के इसमें जमुई में, जहां से आप जानते हैं चिराग पासवान के कैंडिडेट को उतारा वहाँ गया उनके है। भाषण वो होंगे। जी बिल्कुल हुए। तो उन भाषणों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ना, हम अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं। ये मतलब जो मीडिया का स्पेस है वहाँ से नरेंद्र मोदी बाहर हो गए, अरविंद केजरीवाल उस पर बैठे हुए हैं। आज कल कोई नई कोर्ट की सुनवाई होगी, फिर ये खबरें होंगी। संजय सिंह बाहर आ गए, वो कोई बयान देंगे, वो मीडिया टेंशन में होगा। तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन को मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पेस जो उनके पास नहीं था वो दे दिया है। राजीव जी, जी बिल्कुल, एक जो पब्लिक स्पेस अरविंद केजरीवाल को या इंडिया गठबंधन को गलती से ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने दे दिया है दोस्तों। इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से हम लोगों को भी ब्रेकिंग न्यूज करना पड़ रहा है। हम लगातार ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जो आप तक पहुंचाना, तत्काल पहुंचाना जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए ब्रेकिंग लेकर हम आप तक पहुंचते हैं, आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रोज कुछ ना कुछ कोर्ट से, और हम बात इधर उधर की, दूसरी खबरों की और पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कुछ चल रहा है उसकी बात न करके कोर्ट की बात कर रहे हैं। कैसे कोर्ट में बैकफुट पर लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, इसकी चर्चा हो रही है। और यहीं से कहीं ना कहीं एक लगता है कि नकेल जो है वो ज्यादा टाइट हो कर दी गई है कोर्ट की तरफ से, और यहीं से एक 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई देती है, और यहां इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में जो रैली करता है वो रैली इसलिए होती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, और उसके बाद ये सब एकजुट हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए कि आती हैं कल्पना सोरेन, जो मिलती हैं सुनीता केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल की पत्नी से, वो मिलती हैं सोनिया गांधी से। उसी मंच पर और भी महिलाएं होती हैं जिसमें संजय सिंह की पत्नी, मनीष सिसोदिया की पत्नी, ये सब होती हैं उसी मंच पे। यानी नए आयाम आप ओपन कर रहे हैं इस पॉलिटिक्स में, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे। और सबसे बड़ी बात कि और ऐसे नए नए चेहरे अगर आप देखेंगे, अभी अभी खबर में देख रहा था, आप जब बोल रहे थे, तो दुमका से चुनाव, लोकसभा का चुनाव हेमंत सोरेन नहीं लड़ेंगे, ये ब्रेकिंग खबर आई। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये लगाए जाएं कि दुमका से हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, यानी कल्पना सोरेन की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सदस्यता है वो ग्रहण कर ली है।
तो ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि कैसे पॉलिटिकल सिनेरियो को हम चेंज होते हुए देख रहे हैं, कैसे नरेंद्र मोदी खुद के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, ये कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप देखिए कि दिल्ली का खबरों में रहना, यानी सर अरविंद केजरीवाल खबरों में रहना का मतलब है कि उसका जो स्पिल ओवर है वो झारखंड में भी आ रहा है, क्योंकि एक ही मामला है। तो झारखंड भी खबरों में है, हेमंत सोरेन भी खबरों में है। कभी आप अरविंद केजरीवाल की बात बगैर हेमंत सोरेन के नहीं कर सकते, तो हेमंत सोरेन भी खबरों में आएंगे। और हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहकर ज़्यादा बड़ा नुकसान करेंगे मोदी का। वो मुख्यमंत्री थे और झारखंड में बैठे हुए थे, तो वो 2-4 सीटों पर 10 सीटों पर प्रभाव छोड़ते 14 में से। लेकिन अब वो जेल के अंदर अगर रहेंगे और इंडिया गठबंधन में उनकी पत्नी बोलेंगी या दूसरे लोग उनके बोलेंगे, चंपई सोरेन बोलेंगे जी, तो आप सोचिए कि वो 47 सीटें जो पूरी की पूरी एसटी रिजर्व हैं और लगभग 75-70 सीटों पर ट्राइबल वोट का असर होता है। वो बड़ा नेता एक हमारा जो है वहाँ पे उनका तैयार हो रहा है ट्राइबल्स का। तो ट्राइबल के काशीराम बनने की प्रोसेस में हेमंत सोरेन है जी। तो हेमंत सोरेन भी जिस दिन जमानत लेके बाहर आएंगे, आप देखिए कि उनका भी राजनीतिक कद जो है वो बड़ा हो जाएगा। और कल्पना सोरेन लॉन्च हो चुकी हैं, अच्छा बोल रही हैं, सबसे मिल रही हैं। वो एमटेक हैं, वो एमबीए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत है। तो बहुत ये सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी महिला है, IRS हैं। फिर कल्पना सोरेन एमटेक MBA पढ़ी लिखी महिलाओं का पदार्पण अगर हो रहा है, और इस देश में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, वैसे में अगर पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आ रही हैं और इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ, हमने कल्पना नहीं की थी कि इंडिया गठबंधन आज की तारीख में जब बिल्कुल दरवाजे पे चुनाव है उस समय इतना मजबूत खड़ा दिखाई देगा। जिस समय आप देखिए लगातार आज भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी से चले गए, गौरव वल्लभ चले गए कांग्रेस पार्टी से, फिर एक बॉक्सर हैं वो चले गए कांग्रेस पार्टी से। आप सबने देखा टिकड़ी 2 दिन में 3 कांग्रेस के नेताओं को, हालांकि ये दूसरी पंक्ति के कांग्रेस के नेता हैं, पहली पंक्ति के नहीं हैं, लेकिन वो चले गए। उसके बाद भी गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी तो कह चुके हैं पहले कि जिसको जाना है जाओ। लेकिन अमलेंदु जी, अब इसको क्लोज करेंगे इस कार्यक्रम को, जरा कोर्ट की तरफ फिर से चलते हैं। कोर्ट से और क्या कुछ, और यहां से आगे, क्योंकि कल जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई है अरविंद केजरीवाल की, उस सुनवाई के रिजल्ट के लिए, उसके फैसले के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या अभी आज फैसला आने वाला है? राजीव जी अभी नहीं कह सकते, हो सकता है आज भी फैसला आ जाए, हो सकता है कल भी फैसला हो सकता है और उसको डिले किया जाए, क्योंकि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि वो फैसला कब आएगा। अदालत ने उसको फैसले को रिजर्व रख लिया है। तो रिजर्व रख लिया इसका मतलब अदालत बहुत से पहलुओं पर विचार कर रही होगी। जो सारी बहस हुई है उसका अदालत फिर से अध्ययन कर रही होगी, उसके आधार पर फिर ये फैसला आएगा। हो सकता है आज भी फैसला आ जाए, हो सकता है कल फैसला आ जाए। उम्मीद है कि शायद आज फैसला आ सकता है, ये उम्मीद है। बाकी अब क्या होता है ये देखना होगा। दूसरी तरफ राजीव जी एक और केस जो है, जो के कविता हैं, उनकी इंटरिम बेल पे बहस चल रही है लोअर कोर्ट में, राव रेवेन्यू में। और वहाँ जो दलीलें दी जा रही हैं राजीव जी, बड़ी अच्छी दलीलें चल रही हैं। वो थोड़ा सा एक बिल्कुल बताइए, प्लीज बताइए। बिल्कुल वहाँ ये कि एक बार बता देता हूं दोस्तों, आप जानते हैं के कविता कौन है? के कविता जो हैं वो BRS की नेता हैं ऐसे कहें तो, और दूसरा BRS यानी भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की पार्टी जो 10 साल शासन में रही जब से तेलंगाना बना, और KCR के चंद्रशेखर राव उनके पिता हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पिछले दिनों चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना ली और कांग्रेस पार्टी की सरकार है तेलंगाना में। लेकिन के कविता की गिरफ्तारी हुई है इसी शराब घोटाले में, और ईडी की गिरफ्तारी, और के कविता को और अरविंद केजरीवाल को दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ भी की थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की जमानत पर इस वक्त चर्चा चल रही है। और क्या कुछ चल रहा है देखिए, उसमें उन्होंने कहा, जो सिंघवी साहब उसमें भी उपस्थित हैं के कविता की तरफ से, उन्होंने कहा कि अदालत हमको बेल देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो PMLA एक्ट की धारा 45 है उसके तहत स्पेशल कंडीशंस में आप इंटरिम बेल दे सकती हैं।
ये महिला हैं, इनका 16 साल का बच्चा है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप उसको मानवीय दृष्टिकोण को आधा रखते हुए इंटरिम बेल आप दे सकती हैं। इस पे जो ईडी के वकील थे उन्होंने उस पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए ये कोई मामला नहीं है, वो मैन है लड़का जो है इनका, और वो सक्षम है और उसके 7 पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं 12 में से, उसकी मौसी हैं वो सब उसको कर सकती हैं, उसके पिता हैं, बड़े भाई हैं, वो देख सकते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब वो एक तो पहले वो बच्चा है 16 साल का, आप उसको मैन संबोधित मत कीजिए, पहली चीज़। दूसरा ये कि माँ की जगह जो है वो बाप या भाई नहीं ले सकता है। और राजीव जी, हम लोग को याद है वो पुरानी फिल्म थी दर्द का रिश्ता, उसमें सुनील दत्त थे, उसमें एक गाना था कि बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। वो गाना एकदम से मुझे याद आया ये जो थी बहस सुन करके। तो ये बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है, वहाँ भी ईडी जो है अपनी बातें नहीं रख पा रही है एक तरीके से कहा जाए, और बहुत सही तरीके से वहाँ भी बहस चल रही है। उस पर भी हो सकता है शाम तक कोई फैसला आ जाएगा जी। के कविता पर शाम तक फैसला आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन फैसलों को आप तक पहुंचाना हमारी गारंटी है दोस्तों, इसलिए क्योंकि यहां से नजीर हम बनते हुए देख रहे हैं। और आने वाले समय में क्योंकि लगातार किसी न किसी रूप से अगर किसी, चाहे वो राजनेता हो या सामान्य लोग हों, उनको अगर कहीं परेशान करने की कोशिश होगी एक्ट में बदलाव करके, आप जानते हैं कि पीएमएलए एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें बदलाव किया गया और 2018 में उसके बाद से इसमें यह कहा गया कि जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित न कर दें तब तक ईडी आपको अपनी कस्टडी में रख सकता है। तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अगर आपको अपनी कस्टडी में रखता है तो इसका मतलब है कि आप अगर आपकी ताकत उतनी नहीं है, पहुंच उतनी नहीं है, तो आप सड़ जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इस कानून का विरोध भी होना चाहिए और इसीलिए इस कानून पर पूरी निगाहें टिकी हुई हैं हमारी, और इस पर जितनी दलीलें हो रही हैं उन दलीलों को हम आप तक पहुंचाना जरूरी समझते हैं, क्योंकि यहां से आपके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। वक्त है चुनाव का और चुनाव में वोट देने जरूर जाइए। इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों, और अभी से थोड़ी देर बाद हमारी सहयोगी बुशरा खान हम लेकर आएंगी अपना प्रोग्राम नजर और नजरिया, और उसके साथ साथ वो ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है उनके प्रोग्राम की, और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहां से कुछ ना कुछ हम पाएंगे, आप पाएंगे, और यह जरूरी भी है, क्योंकि देश का जो रास्ता है, जो लोकतंत्र का रास्ता है, वो जिन सीढ़ियों को पार करके जाता है, वहां पर एक समाधि है, नाम है महात्मा गांधी, जिनकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज अरविंद केजरीवाल के साथी संजय सिंह राज्यसभा सांसद पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाहे बगाहे, चाहे विदेश से कोई डेलीगेशन आ जाए तो प्रधानमंत्री भी वहीं जाते हैं उसी समाधि पे। तो लोकतंत्र का रास्ता उधर भी जाता है, यानी सबको सन्मति दे भगवान। कहने का मतलब यही है, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और इस देश में इसकी बहुत जरूरत है, और इसीलिए नफरत के बीज को हटाने की कोशिश राहुल गांधी करते रहे हैं। चर्चा शाम को भी होगी दोस्तों, बहुत चर्चा करेंगे हम। न्यूज पॉइंट में आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। न्यूज पॉइंट में हम बात करेंगे शाम 7 बजे इन तमाम मसलों की, और बात होगी थोड़ी सी नीतीश बाबू की भी। बहके बहके से क्यों है हुजूर, जरा ये भी समझेंगे। और इस बीच के कविता पर कुछ फैसला आ जाता है तो तत्काल हम लेकर आएंगे, ये वादा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।